जी, आज हम इम्पोर्टेंट रिएक्शंस ऑफ कार्बोनाइल्स रिवाइज करने वाले हैं थ्रू माइंड मैप। तो ये हमारी कार्बन सीरीज का थर्ड लेक्चर होने वाला है। इसमें भी आपको माइंड मैप दिया जाएगा, उसको आपको सॉल्व करना है, उसके प्रोडक्ट्स प्रिडिक्ट करने हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म सोचना है, और जैसे जैसे हम डिस्कस कर रहे होंगे अपने आंसर्स को मैच करके अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में बता के जाना है। तो अभी करते हैं शुरू। हाँ, तो यहाँ पर हमको जो रिएक्टेंट दिया हुआ है वो CH3CHO दिया हुआ है, जो कि एक एल्डिहाइड है, और सबसे पहला एजेंट हमको LiLH4 दिया हुआ है। LiLH4 क्या होता है? एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। इसमें जो रिडक्शन का मैकेनिज्म होता है वो H- के थ्रू होता है। LiLH4 हमको 4 H- देता है, और इसमें ऐसा होता है कि जैसे आपकी रिडक्शन स्केल होती है, उसमें सबसे पहले एल्कोहल्स होते हैं, फिर एल्डिहाइड होता है, फिर एसिड होते हैं। तो इसमें ऐसा होगा कि अगर रिड्यूस होगा तो अपने से पीछे आएगा, यानी कि एल्डिहाइड एल्कोहल में जाएगा। तो इसमें ऐसा होगा कि इसमें जो एल्डिहाइड है वो एल्कोहल में चला जाएगा और प्रोडक्ट आएगा CH3CH2OH। यस। हाँ, इसके बाद जो हमको रिएजेंट दिया हुआ है वो है H2 और निकल। इसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन है, मतलब रिडक्शन तो होगा। और निकल किस लिए दिया हुआ है हमको? निकल हमको किस सरफेस पे रिडक्शन होगा उसके लिए दिया हुआ है, क्योंकि निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम, ये सारे हमारे इनर्ट मेटल होते हैं, और इनके सरफेस पे जो हाइड्रोजन होता है और जो हमारा रिएक्टेंट होता है वो एब्जॉर्ब होकर रिएक्शन को प्रोसीड करते हैं। तो यहाँ पे भी प्रोडक्ट CH3CH2OH आएगा। यस। तो अभी अगर अपने आगे चले तो आगे वाला रिएजेंट है NH2Z विद हीट। तो हमारे एल्डिहाइड कीटोन में क्या होता है ना, दोनों में C डबल बॉन्ड O है, दैट मीन्स कार्बन पे डेल्टा प्लस होता है, जिसमें हमें क्या करना है कि डेल्टा प्लस होने की वजह से न्यूक्लियोफिलिक अटैक इजीली लेते हैं। बट एल्डिहाइड कीटोन में अगर कंपैरिजन किया जाता है तो एल्डिहाइड जो होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है, क्योंकि एल्डिहाइड में एक तो क्या एक ही कार्बन चेन अटैच होती है, दूसरा एक तरफ हाइड्रोजन होता है जिसकी वजह से स्टेरिक हिंड्रेंस भी कम होती है। दैट्स वाई वहाँ पे डेल्टा प्लस ज़्यादा होता है और वो रिएक्टिव ज़्यादा होता है। बल्कि कीटोन में दोनों तरफ कार्बन हैं, दैट मीन्स वहाँ डोनेशन इफेक्ट है, तो डेल्टा प्लस एज कम्पेयर टू एल्डिहाइड वहाँ कम हो जाता है और स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा हो जाती है। तो ऐसे ही अब अगर NH2Z की बात की जाए तो NH2Z में क्या नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन के पास लोन पेयर्स हैं, और डेल्टा प्लस होने की वजह से वहाँ पे हमारा न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा। तो जैसे ही न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है जनरली कार्बोनाइल्स पे, जो C डबल बॉन्ड होता है वो ब्रेक कर जाता है O माइनस में, तो वो O माइनस में ब्रेक करेगा और हमारा NH2Z जो है वो वहाँ पे अटैच हो जाएगा। तो जैसे अभी आगे प्रोडक्ट बना हुआ है NH2Z में N पे प्लस आ जाएगा क्योंकि N 4 बॉन्ड बना रहा है, और O पे माइनस आ जाएगा। तो ये क्या करेगा, ये H प्लस रिलीज कर देगा और वो H प्लस O माइनस को जाके न्यूट्रलाइज कर देगा। तो हमारे प्रोडक्ट बन जाएगा जहाँ पे OH और NHZ बन रहेगा। अब हमें हीटिंग दी हुई है, तो हीटिंग में जनरली क्या हो रहा होता है, डिहाइड्रेशन हो रही होती है। तो यहाँ क्या होगा, कार्बन का जो OH है और नाइट्रोजन का जो हाइड्रोजन है वो H2O रिलीज करके C डबल बॉन्ड N बना रहे होते हैं। तो जो हमारा प्रोडक्ट बनता है वो बनेगा C डबल बॉन्ड N Z, और कार्बन अगर तो एल्डिहाइड है तो एक हाइड्रोजन और एक कार्बन चेन होगी, और अगर कीटोन है तो दोनों तरफ हमारे कार्बन चेन होगी। हाँ, तो इस वाले में प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारा? यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड N Z। यस। हाँ, अब इस प्रोडक्ट को बनाने का एक शॉर्ट ट्रिक भी है। आपको जब भी, जैसे आपकी एनसीईआरटी में ऐसे बहुत सारे रिएजेंट्स दिए हुए हैं जहां पर आप Z की वैल्यूज को चेंज करते रहोगे तो आपका जो प्रोडक्ट है वो चेंज होता रहेगा। अब आपको इसकी एक शॉर्ट ट्रिक होती है इसको जल्दी से प्रोडक्ट बनाने की, जो आपकी मेंस में बहुत हेल्प करती है, लेकिन एडवांस में करने के लिए आपको प्रॉपर मैकेनिज्म आना चाहिए। यहाँ पर ऐसा होता है कि जो हमारा NH2 है वो जो उसमें 2 हाइड्रोजन है, और जो C डबल बॉन्ड है उसमें एक ऑक्सीजन है। आप उस वाले बॉन्ड C डबल बॉन्ड O के साथ एक 2 हाइड्रोजन को डिहाइड्रेट कर देंगे तो वहां पर C डबल बॉन्ड N आ जाएगा, और यहाँ से आपका फाइनल प्रोडक्ट का जो ट्रिक है वो आ जाएगा कि आप फाइनल प्रोडक्ट को कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं। यस। तो अभी नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास है HCl। यहाँ पे भी साइनाइड प्रेजेंट है, तो वो भी एक न्यूक्लियोफाइल है। तो वो भी क्या करता है, जो हमारा C डबल बॉन्ड होता है उस पर अटैक करता है, सेम O माइनस बनेगा और उस O माइनस को हमारा हाइड्रोजन न्यूट्रलाइज कर देगा। तो जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो क्या बनेगा,
उसको हम बोलते हैं साइनोहाइड्रेट, जो कि होगा CH3 एंड फिर OH, नीचे साइनाइड और एक हाइड्रोजन है ही। अगर कीटोन होता तो वहाँ एक कार्बन चेन होती। हाँ, इसके बाद वाला जो हमको दिया हुआ है वो हमको एक अल्कोहल दिया हुआ है। अब आप एक बार के लिए कंफ्यूज हो सकते हैं कि यहाँ पर अल्कोहल और एल्डिहाइड का रिएक्शन क्या होगा। लेकिन आप अगर बिल्कुल बेसिक से जाएं तो हमें पता है कि ऑक्सीजन के पास इसमें अल्कोहल के में लोन पेयर होते हैं और वो न्यूक्लियोफिलिक अटैक दे सकते हैं C डबल बॉन्ड O पर, जो कि ऐसे कुछ होगा। सेम जैसे हमने NH2Z में नाइट्रोजन के लोन पेयर से अटैक करवाया था। हाँ, तो इसमें अब हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर OCH3 अटैच हो जाएगा। और अभी आपको पता है कि हमको एसिड दिया हुआ है साथ में रिएक्शन के, जो कि हमारे ऑक्सीजन पर अटैक करेगा और OH2 प्लस बनाएगा, जो कि बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप होता है। अब आपको ये ध्यान में रखना है कि आपके मिक्सचर में अभी भी आपके पास अल्कोहल प्रेजेंट है, और अल्कोहल प्रेजेंट है तो वो जरूर फिर से अटैक करके हमारे पास OCH3 दोबारा लगा देगा, जो कि हमारा ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। इसको हम बोलते हैं एसिटल। तो इस मैकेनिज्म में एक इम्पॉर्टेंट बात ये ध्यान रखनी है कि हमें हमारे टाइम पे सर ऐसे बोलते थे कि अगर आपको ऑर्गेनिक स्ट्रॉन्ग करनी है ना, तो आपको पूरे रिएक्शन मिक्सचर के बारे में सोचना होगा। तो यहाँ पूरे रिएक्शन मिक्सचर के बारे में अगर सोचा होगा तभी आपको ये क्लिक करेगा कि हमारे पास हमारे मिक्सचर में H+ भी प्रेजेंट है, तो ही तो वो OH पे अटैक करके OH2+ बना रहा है, जो एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। एक हमारे पास अल्कोहल का एक और मॉलिक्यूल है जो फिर से अटैक कर सकता है, तभी हमारी रिएक्शन आगे जा रही है। और एक हम क्या करते हैं, जो एसिटल्स होते हैं ना, उनको एज अ प्रोटेक्टिव ग्रुप भी यूज करते हैं। हमारी जो रिएक्शन होती है ना, उसमें जो एसिटल बन रहा है, तो हमारा जो एसिटल होता है वो एज अ प्रोटेक्टिव ग्रुप यूज किया जाता है। हाँ, और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन जैसे कि एडवांस वाले क्वेश्चंस या फिर बहुत अच्छी बुक्स में जो क्वेश्चंस होते हैं, उनमें आपको कई जगह स्पेसिफाई किया जाता है कि आपको कोई स्पेसिफिक अल्कोहल को ऑक्सीडाइज नहीं करना है, कोई स्पेसिफिक एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज नहीं करना है। तब आप उस जो भी एल्डिहाइड या कीटोन का आपको C डबल बॉन्ड वो दिया जाता है, वहां पर आप एसिटल ग्रुप बनाकर CH3OH या भी किसी भी अल्कोहल के साथ आप वहां पर एसिटल ग्रुप बना देते हैं, और उसके बाद फर्दर ऑक्सीडेशन करवाकर आप वहां पर हाइड्रोलिसिस करवा देते हैं, जिससे कि वो चीज ब्रेक हो जाती है और हमारा डिजायर प्रोडक्ट हमको मिल जाता है। तो यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट क्या आएगा, यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट आएगा CH3 OCH3 H। हाँ, अब इसके बाद आपको नेक्स्ट रिएजेंट क्या दिया हुआ है, एक Ag का कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, और Ag जो अपने कॉम्प्लेक्स में जनरली +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। इसके बाद वाला रिएजेंट आपको CO2+ दिया हुआ है। तो Ag, Cu, Pb, Hg, Pt, इन सबसे आपको एक ही चीज याद आती है कि ये कलंक के नाम पे मेटल है और ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं, मतलब कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब जो हमने आपको रिएजेंट दिए हैं वो आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और इनके केस में जब एल्डिहाइड से जाएगा तो एसिड बन जाएगा। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या आएगा, CH3COOH। हाँ, अब अगर यहाँ पे कीटोन होता तो वो फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं कर पाते जो भी हमारे मेटल हमको दिए हुए हैं। तो यहाँ पर ये दोनों जो टेस्ट होते हैं ये हमारे डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट में होते हैं। जो पहला वाला रिएजेंट है वो हमारा टॉलरेंस टेस्ट का रिएजेंट होता है, जो दूसरा वाला रिएजेंट है वो बेनेडिक्ट या फेलिंग्स टेस्ट का रिएजेंट होता है। अब हमने आपको रिएजेंट क्यों दे दिए नाम के साथ, क्योंकि कई बार आपसे पूछा जाता है कि टॉलरेंस टेस्ट के थ्रू क्या आता है, लेकिन आपको एग्जैक्टली नहीं पता होता कि टॉलरेंस टेस्ट में या फिर बेनेडिक्ट या फेलिंग टेस्ट में एक्चुअल मैकेनिज्म क्या है, एक्चुअल ऑक्सीडेशन होता कैसे है। तो यहाँ पर आपको आपका जो ऑक्सीडेशन होता है टॉलरेंस टेस्ट में वो Ag+ के थ्रू होता है, और बेनेडिक्ट या फेलिंग्स टेस्ट में Cu+2 के थ्रू होता है। अब इसमें आपका एक होमवर्क है कि इन तीनों में से किसी एक टेस्ट में एरोमेटिक एल्डिहाइड्स ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं या फिर ये रिएक्शन शो नहीं करते हैं। आपको वो कमेंट में बता के जाना है कि ये कौन सा टेस्ट है जिसमें एरोमेटिक एल्डिहाइड्स पॉजिटिव टेस्ट शो नहीं करते हैं। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट रिएजेंट है हमारा जिंक Hg and HCl। तो जिंक और HCl तो ये एक तरीके से मेटल प्लस एसिड का कंपोजिशन है। तो मेटल प्लस एसिड जनरली शो करता है हमारा रिडक्शन, क्योंकि अगर हमारे पास मेटल है तो वो क्या चाहेगा, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहेगा, और जिंक तो Zn+2 में ज़्यादा स्टेबल भी होता है। तो अगर ये रिडक्शन कर रहा है तो हमारे एल्डिहाइड का रिडक्शन होगा। बट रिडक्शन तो हमने LiLH4 से भी किया था। बट यहाँ क्या होगा, जिंक HgHCl में सोल्यूशन में इलेक्ट्रॉन्स बहुत होते हैं, वो ज़्यादा इंटेंसिटी से रिडक्शन करते हैं।
तो दैट मीन्स जो हमारे पास रिडक्शन से अल्कोहल बनेगा वो उसको भी रिड्यूस करके एल्केन में भेज देंगे, जिससे यहाँ प्रोडक्ट क्या आएगा, CH3CH3। अब ऐसे जो सेम सेकेंड रिएक्शन है उसमें NH2NH2 है इन OH माइनस, तो वहां पे भी क्या होता है, वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग रिडक्शन करता है और हमारा प्रोडक्ट आता है CH3CH3। अब आपको ये सोचना है कि ये रिड्यूस कैसे कर रहे हैं, लाइक जो हमारे रिएजेंट्स हैं उनका फंक्शन को सोचना है कि कैसे वो इतना स्ट्रॉन्ग रिडक्शन कर रहे हैं। अब इन दोनों रिएक्शन में जो एक इम्पॉर्टेंट बात ध्यान रखनी होती है वो ये कि ऊपर वाली रिएक्शन है HCl में, उसमें एसिड प्रेजेंट है और उस रिएक्शन का नेम होता है क्लीमेंजन रिएक्शन। तो उसमें एसिड अगर प्रेजेंट है तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो हमारी एल्डिहाइड की चेन होती है उसमें कोई ऐसा ग्रुप नहीं होना चाहिए जो एसिड से रिएक्ट कर जाए, दैट मीन्स एसिड सेंसिटिव ग्रुप नहीं होना चाहिए। जस्ट एग्जाम्पल लें तो OH होता है, अगर हम OH हमारी चेन में है तो वो HCl से रिएक्ट कर जाएगा क्योंकि H प्लस सबसे पहले OH पे अटैक करेगा, तो वहां पे क्या होगा, सब्सटीट्यूशन रिएक्शन भी साथ में हो रही होगी रिडक्शन की। तो लेकिन हमें सब्सटीट्यूशन नहीं करवानी है, सिर्फ रिडक्शन करवाना है, तो हम उस रिएक्शन के लिए हमारा सेकेंड रिएजेंट यूज करेंगे जिसमें हमारे पास बेस है। अब बेस तो OH पे अटैक नहीं करेगा, तो वो यूज करके हम रिएक्शन को फॉरवर्ड जाएंगे। ऐसे अगर सेकंड वाले की बात की जाए NH2NH2, वो होता है वुल्फ किश्नर का रिएजेंट, उसमें बेस प्रेजेंट है, तो हमारी जो एल्डिहाइड की चेन है उसमें बेस सेंसिटिव ग्रुप नहीं होने चाहिए, जैसे कि हलाइड्स। अगर हलाइड्स प्रेजेंट होंगे तो वो OH से सब्सटीट्यूट हो जाएंगे। तो जनरली क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि आपको एक एल्डिहाइड की चेन दी जाएगी और ये पूछा जाता है कि कौन सी रिएक्शन हमें प्रेफर करनी है, तो उसमें आपको यही देखना है कि एसिड सेंसिटिव ग्रुप है या बेस सेंसिटिव ग्रुप है, जो ग्रुप है उसके अपोजिट रिएक्शन यूज की जाएगी। हाँ, तो इन दोनों में से आपको ये देखना था कि कौन से वाली रिएक्शन कब यूज होगी। बहुत अच्छे क्वेश्चन में आपको ये दोनों रिएजेंट दिए होते हैं और आपसे पूछा जाता है कि कौन सी रिएक्शन प्रेफर्ड होगी, तब आपको ये चीज देखनी है कि किसमें एसिड सेंसिटिव ग्रुप नहीं है या किसमें बेस सेंसिटिव ग्रुप नहीं है। अब जो नेक्स्ट वाला रिएजेंट है वो हमको रेड फास्फोरस और HI दिया है। अब रेड फास्फोरस और HI आपको पता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, बट क्यों होता है? HI है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, H प्लस और I माइनस देगा। अब H प्लस है मतलब रिडक्शन होगा। अब इसमें एक और चीज है कि I माइनस जो हमारा है वो दूसरे I माइनस के साथ रिएक्ट करके I2 बना लेगा, जिससे कि 2 इलेक्ट्रॉन्स भी हमारे सोल्यूशन में मिल जाएंगे। H प्लस है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब रिडक्शन तो होगा और बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, लेकिन रिडक्शन फर्दर कैसे होगा, कैरिड आउट कैसे होगा रिएक्शन? ये रिएक्शन में जो हमको रेड फास्फोरस दिया हुआ है वो आयोडीन के साथ Pi3 कॉम्प्लेक्स बना लेगा, और Pi3 जब बना लेगा तो हमारे पास 2 आयोडीन के यूज होंगे, जैसे कि ये है फास्फोरस प्लस 2I2 गिव्स Pi3 प्लस I माइनस। यहाँ से हमें फर्दर I माइनस रीगेन हो गया, और इससे कि जो हमारा फर्दर रिएक्शन है वो आगे चलेगा, जिससे कि हमारा रिडक्शन प्रोसेस फर्दर आगे चलता रहेगा। इसलिए यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिडक्शन होगा और यहाँ पर भी सेम प्रोडक्ट आएगा CH3CH3। ओके, तो ये फॉस्फोरस वाली जो रिएक्शन होती है तो हम इनऑर्गेनिक में भी पढ़ते हैं, तो वहां से ज्यादा रिलेट कर सकते हो। हाँ, नेक्स्ट वाला हमको दिया है D प्लस और D2, तो इसका मैकेनिज्म क्या होता है? इसमें D प्लस को वैसे ही सोचना है जैसे हम H प्लस को सोचते हैं। H प्लस क्या करता है, H प्लस ऑक्सीजन पे अटैक करता है, वैसे ही यहाँ D प्लस क्या करेगा, ऑक्सीजन के लोन पेयर्स पे अटैक करेगा और वहां पे OD प्लस बन जाएगा। बट ऑक्सीजन प्लस रखना नहीं चाहता है तो वो C डबल बॉन्ड O वाला एक बॉन्ड तोड़ देगा और वो कार्बन को प्लस दे देगा, तो हमारे पास ये प्रोडक्ट बनेगा। अब क्या हमारे पास एसिड प्रेजेंट है, तो एसिड में जब भी हमारा कार्बोकेटाइन बनता है तो हम E1 से एलिमिनेशन करवा देते हैं, तो यहाँ अगर एलिमिनेशन होगा तो हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CODH। ठीक है, यहाँ एक्चुअल H प्लस प्रेजेंट नहीं था, अपने पास D प्लस था, तो बिहेवियर सेम था कि एसिडिक मीडियम है, इसलिए हमने एलिमिनेशन करवाई। तो ये जो प्रोडक्ट बना, अब एसिड की प्रेजेंस की वजह से टाउटोमेरिज्म हो सकता है, और ये वाली चीज भी, क्योंकि टाउटोमेरिज्म जो होता है ना वो बहुत क्वेश्चंस में फंसाता है, क्योंकि हम भूल जाते हैं कि ये भी पॉसिबल है। बट अगर आप रिएक्शन मिक्सचर के बारे में सोचो, अगर एसिड प्रेजेंट है तो टाउटोमेरिज्म होगा, तो यहाँ अगर होगा तो क्या होगा, तो हमारा जो एक ड्यूटेरियम है वो अल्फा कार्बन पे अटैच हो जाएगा, तो प्रोडक्ट बनेगा CH2D CHO। तो ऐसे ये रिएक्शन 2 टाइम्स होती है, तो जब वो 2 टाइम होगी तो जो प्रोडक्ट आएगा वो आएगा CD3CHO, और इस रिएक्शन को हम ड्यूटेरियम एक्सचेंज रिएक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन्स होते हैं, अल्फा हाइड्रोजन्स, वो सभी ड्यूटेरियम से एक्सचेंज हो जाते हैं।
अभी इस वाले रिएक्शन में तो आप प्रेडिक्ट कर पाए कि यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन चेंज हो जाएगा, D3 CH3CHO से CD3CH हो जाएगा। लेकिन आपको पता है, आपको जब एडवांस में क्वेश्चन आएगा या बहुत अच्छी बुक्स में जो क्वेश्चन होते हैं उसमें इन जो भी हमारे ये होते हैं रिएजेंट के साथ PNC होता है, मतलब H+H2O होता है या D+H2O होता है, H+D2O होता है, तब आपको ये मैकेनिज्म आना चाहिए कि कैसे रिएक्शन फर्दर प्रोसीड करती है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या होगा, CD3CHO। तो वो अब आपका होमवर्क है कि आप उन पे थॉट दोगे कि फर्दर रिएक्शन कैसे कैरी आउट होती है। हाँ, इसके बाद हमको OH माइनस दिया हुआ है कंसंट्रेटेड। यहाँ पर दो रिएक्शंस होती हैं OH माइनस के साथ, एक होती है एल्डोल रिएक्शन, एक होती है काइनेजाइम। एल्डोल कब होती है, जब हमारे पास जो C डबल बॉन्ड होता है उसके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है, जो कि इस केस में हमारे पास है। अब इसके बाद क्या होता है कि काइनेजाइम कब होती है कि जब हमारे जो C डबल बॉन्ड है उसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। तो अभी हमारे पास क्या होगी, एल्डोल रिएक्शन होगी, जिसका मैकेनिज्म क्या होता है, अभी जैसे हमको OH माइनस दिया हुआ है जो कि बेस है, और अभी हमारे जो C डबल बॉन्डों के साथ जो अल्फा हाइड्रोजन होता है वो एसिडिक होता है, तो मतलब यहाँ पर एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी और CH2 माइनस CHO बन जाएगा। अब हमारे पास सोल्यूशन में पहले से एल्डिहाइड प्रेजेंट था जिसके ऊपर डेल्टा प्लस है C डबल बॉन्डों के पास, तो यहाँ पर जो CH2 माइनस है वो फिर से अटैक करके C डबल बॉन्डों पर ये ऐसा करके कुछ प्रोडक्ट बना लेगा कि तभी यहाँ पर O माइनस आएगा, फिर वो जो हमारे कहाँ से फिर वो कैसे न्यूट्रलाइज होते हैं। तो जैसे हमने NH2Z में डिस्कस किया ना कि वो अटैक करता है, C डबल बॉन्ड वो ब्रेक करके O माइनस बनाता है, तो क्या होगा, वहां से O माइनस बनेगा और H आके उसे न्यूट्रलाइज कर देगा। अब ये H कैसे आएगा, हमने जनरली जो अल्डोल और कैनिजारो रिएक्शंस होती हैं उनमें जो हमारा बेस होता है वो एज अ कैटलिस्ट यूज होता है, तो अगर वो एज अ कैटलिस्ट यूज हो रहा है तो वो लास्ट में रीगेन होना चाहिए। तो हमने स्टार्टिंग में जो H प्लस लिया है एल्डिहाइड से, उससे हमारे पास वाटर बना, OH माइनस ने H लिया तो वो वाटर बना। अब उसको लास्ट में रीगेन करना है तो वो H प्लस दे देगा और OH माइनस हमारा रीगेन हो जाएगा, जिससे हमारा ये हाँ, प्रोडक्ट। और हाँ, और ये जो ये प्रोडक्ट बना है अगर आप उसको फर्दर हीटिंग कर दो उसके साथ तो ये कंडेंस हो जाएगा और एल्डोल कंडेंसेशन वाली रिएक्शन हो जाएगी। अभी इस चीज को एल्डोल क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप CHO वाला प्रेजेंट है और COH मतलब अल्कोहल वाला ग्रुप प्रेजेंट है, तो मतलब एल्डिहाइड प्लस अल्कोहल इज इक्वल टू एल्डोल। तो यहाँ पे प्रोडक्ट ये ऐसा आएगा क्योंकि हमने हमारे क्वेश्चन में हीटिंग नहीं दी हुई। अब आपका ये होमवर्क है कि आप काइनेजाइम वाली रिएक्शन रिवाइज करके उसका मैकेनिज्म का जो मेन पॉइंट होता है वो उसमें कमेंट बॉक्स में डाल के जाएंगे। अब जो नेक्स्ट वाला रिएक्शन है वो I2 और NaOH का रिएक्शन दिया हुआ है हमको। I2 और NaOH का रिएक्शन आपको एक नेम रिएक्शन की याद दिला रहा होगा जो कि है हैलोफॉर्म रिएक्शन। इसमें क्या होता है, इसमें भी जो ये बेस होता है वो एसिडिक हाइड्रोजन ले जाता है और CH2 माइनस CHO बन जाता है। अब हमारे पास I2 रिएक्शन में प्रेजेंट है जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है, तो जो कि यहाँ पर जो CH2 माइनस है वो इसके वैकेंट ऑर्बिटल पे अटैक कर देगा और फर्दर जो एक आयोडीन है वो वहां पे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा CH2ICHO। अब ये रिएक्शन 2 टाइम और होगा इसके बाद, मतलब जितने भी अल्फा हाइड्रोजन है उतनी बार होगा, पर इसमें इस वाली रिएक्शन में एक कंडीशन होती है कि हमारे पास मिथाइल कीटोन होना चाहिए। मतलब अभी हमारे पास एल्डिहाइड है उसमें भी मिथाइल कीटोन होता है, लेकिन इस रिएक्शन की स्पेसिफिक कंडीशन ही ये है कि यहाँ पर मिथाइल कीटोन होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास मिथाइल कीटोन नहीं होगा तो ये रिएक्शन में हमें फर्दर जो आगे रिएक्शन हो रही है उसमें में फर्दर हमारे पास CHI3 रिलीज होता है। अगर हमारे पास 3 हाइड्रोजन होंगे ही नहीं जिससे 3 हाइड्रोजन अटैच होकर हैलोफॉर्म बना पाए, तो हमारे पास फर्दर रिएक्शन हो ही नहीं पाएगी। इसलिए यहाँ पर मिथाइल कीटोन इज अ नेसेसरी कंडीशन फॉर हैलोफॉर्म रिएक्शन। अब इसके बाद ये 2 बार और होगा। उसके बाद जो हमारा बेस है उसमें ऐसा होगा कि जो हमारा CI3 होता है वो एक अच्छा लीविंग ग्रुप होता है। अब जो OH माइनस है वो यहाँ पर SNAE रिएक्शन के थ्रू C डबल बॉन्ड ऊपर अटैक करके यहाँ पर एसिड बना देगा। अब क्योंकि हमारे सोल्यूशन में बेस ऑलरेडी प्रेजेंट है और क्योंकि हमारा जो एसिड है उसमें OH के पास एसिडिक हाइड्रोजन होता है, तब जो बेस है वो उसका एसिडिक हाइड्रोजन ले जाएगा और यहाँ पर एसिड का सॉल्ट हमें मिलेगा। क्योंकि जब भी एसिड बेस रिएक्शन को मौका मिलता है वो हो जाती है, क्योंकि वो बहुत फास्ट रिएक्शन होती है। हाँ, और इसमें एक चीज आपको और याद रखनी है
क्योंकि यहाँ पर CH3 बाद में एज अ साइड प्रोडक्ट निकल जाता है, इसलिए आपके जो फाइनल प्रोडक्ट होता है उसमें हमेशा एक कार्बन कम होता है एज एन फ्रॉम एन इनिशियल रिएक्टेंट। तो यहाँ पर हमारे पास HCO माइनस प्रोडक्ट आएगा। और इसमें आपको याद रखना है कि जब तक आपको लास्ट में एसिडिक हाइड्रोलिसिस नहीं दी हो, तब तक आपको एसिड के सॉल्ट को ही एज अ फाइनल आंसर मार्क करना है। तो यस, यहाँ पर क्या आएगा, HCO क्योंकि हमने एसिडिक हाइड्रोलिसिस नहीं दी हुई है, तो यहाँ पर एसिड का सॉल्ट ही आएगा। और साइड प्रोडक्ट आएगा CHI3, जिसको हम आइडोफॉर्म बोलते हैं। तो नेक्स्ट रिएजेंट है अपना KMnO4। तो KMnO4 क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो एल्डिहाइड है तो उसका ऑक्सीडेशन करके फर्दर हमारा एसिड बनता है। बट अगर यहाँ पे हमारा कीटोन होता तो कीटोन फर्दर ऑक्सीडेशन में नहीं जाता है। तो यहाँ फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3COOH। तो हाँ, अब ये वाला जो माइंड मैप था उसमें काफी सारी ऐसी रिएक्शंस थी जो बहुत ज्यादा मैकेनिज्म डिपेंडेंट थी। तो आपका ये होमवर्क है कि आप सारी रिएक्शंस के मैकेनिज्म को रिवाइज करके आएंगे नेक्स्ट माइंड मैप में। हाँ, और एक बार खुद से इनको ड्रॉ करके जरूर देखना, तभी मैकेनिज्म अच्छे से समझ आएगा। तो आज के लिए चलते हैं, टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।